हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं फिर एक मॉक टेस्ट बिना किसी देरी के। चलिए, क्योंकि बात करने का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह वक्त बाद में करेंगे, पेपर के बाद बात करेंगे। थोड़ा पहले अभी तैयारी की बात करते हैं। ओके, चलिए लेट्स बिगन। पहला क्वेश्चन है आपका, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो लेखांकन का वसूली सिद्धांत जो है दीर्घकालीन ठेकों पर नहीं होता। जो दीर्घकालीन निर्माणी ठेके होते हैं भैया, वो असल में 1 साल से अधिक समय तक चलते हैं। ठीक, तो उनका लाभ हम एक साथ वसूल नहीं होता, बल्कि वो किस्तों में अमाउंट प्राप्त होती रहती है। जितना वर्क सर्टिफाइड हो जाता है, जितना प्रमाणित हो जाता है, उतना पैसा वसूल होता रहता है। इसलिए वसूली अवधारणा उस पर लागू नहीं होती। इसलिए अगर अपूर्ण ठेकों की दशा में हानि होती है तो हानि को रिकॉर्ड किया जाता है। लाभ को रिकॉर्ड तब तक नहीं करते जब तक कि ठेका मूल्य के 1/4 से प्रमाणित कार्य प्रमाणित नहीं हो जाता। अगर प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/4 से अधिक हो जाता है तो लाभ की गणना होती है, और अगर 1/4 से कम होता है तो लाभ की गणना नहीं करते। ठीक है भैया, तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा। ओके, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कथन सही बताना। देवी पत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता है? नहीं भैया, ये वास्तविक खाता होता है। ठीक है, क्योंकि जो देनदार होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन देनदारों को जब हम उनका बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बिल हमारे लिए दे बिल बन जाता है, जो कि हमारा एक तरह से दायित्व तो होता है, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं कहलाता, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो भी वस्तुएं होती हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे जो है एक तरह से रियल अकाउंट्स में काउंट होती है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। बैंक खाता जो है हमारा एक तरह से जो है व्यक्तिगत खाता है, ये नाम मात्र खाता नहीं है भैया। पूर्वदत्त वेतन खाता एक नाम मात्र खाता नहीं है भैया, ये व्यक्तिगत खाता है। उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भैया, ये है एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो जब हम भुगतान करते हैं तो कोई खर्चा रेवेन्यू नेचर का करते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर नकद कर रहे हैं भुगतान तो कैश, और अगर चेक से कर रहे हैं तो बैंक। ठीक है, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक समाधान विवरण तैयार करने का उद्देश्य। तो बैंक समाधान विवरण पत्र जो तैयार किया जाता है कि वो रोकड़ बही की बाकी और कैश बही की बाकी का मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अग्रदाय पद्धति शब्द का प्रयोग, असल में क्या होता है अग्रदाय पद्धति मतलब इम्प्रेस सिस्टम, कि जब लघु रोकड़िया मुख्य रोकड़िया के ऊपर काम बहुत पड़ जाता है तो एक अलग से छुटकर फुटकर व्यू के लिए एक अलग से बुक तैयार की जाती है, जिसे पेटी केस बुक कहते हैं, जिसके लिए एक खुदरा रोकड़िया नियुक्त किया जाता है। और खुदरा रोकड़िया को मुख्य रोकड़िया द्वारा एक निश्चित अमाउंट एक वर्ष के प्रारंभ में या एक निश्चित तिथि को प्रदान कर दी जाती है, जो कि वो उसे खर्च करता है और अगली डेट पर फिर वो जितना खर्च हो जाता है वो लेकर के फिर अगला अकाउंटिंग शुरू करता है। उसे कहते हैं अग्रदाय पद्धति। ठीक है, ये डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रय वापसी संबंधी। माल के संबंध में आया हुआ बीजक
किसके द्वारा पास किया जाता है? तो ये क्रय विभाग के द्वारा पास किया जाता है भैया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता? तो भैया ये क्या है? बोधगम्यता। बोधगम्यता मतलब कंपेरेबिलिटी। क्या होता है भैया? बोधगम्यता जो है होती है कंप्रेसिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, आगे देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन है आंतरिक नियंत्रण है। तो आंतरिक नियंत्रण प्रबंध की संपूर्ण प्रणाली है भैया, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लाभ हानि खाते में प्रभावित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है, तो ये क्रमागत ह्रास पद्धति होती है। ठीक है, ठीक है भैया। संपत्ति के ह्रास एवं रखरखाव का लाभ हानि खाते पर कुल प्रभाव जो है हर लगभग समान पड़ता है। तो ये जो है भैया आपका लगभग हर बार अनुमान जो है ह्रासित शेष पद्धति से पड़ता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ, तो व्यक्ति से अर्थ एक व्यक्ति से, एक हिंदू एवं विभाजित परिवार से और पर्व यानी कि चारों से होता है, तीनों से होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। कैराबिटा के डेबिट सभी व्ययों और हानियों को क्रेडिट, डेबिट सभी व्ययों को और हानियों को और क्रेडिट सभी लाभ को और आय को। तो ये काय का है? नाममात्र का खाता है भैया। और जबकि अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत खाते का नियम जो होता है वो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ठीक है, और वास्तविक खाते का आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। ओके, आगे देखिएगा, निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? तो देखिएगा, 5,000 रुपये का वन नगद खरीदा, क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते में डेबिट कर दिया। तो ये हमारी सैद्धांतिक त्रुटि हो गई। मतलब डेबिट तो किया लेकिन हमने उसको डेबिट नहीं किया जिसको करना चाहिए था, यानी नियम का उल्लंघन हो गया। ठीक है, जब रूल्स वायलेटेड होता है तो वहां पर सैद्धांतिक एरर होती है। क्लियर? हाँ, आगे बात करते भैया। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 1 जनवरी 1987 को में क्रय की गई, इस पर 10% की दर से ह्रास लगाया गया और 3 वर्ष के बाद में, 1 मिनट, 3 वर्ष के बाद इसका जो ह्रासित मूल्य है, रिटेन डाउन वैल्यू है, वो 13,122 रुपये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भैया हम क्या करेंगे? 13,122 इंटू 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो 18,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि
लाभ लागत का 25% है तो बिक्री पर होगा। तो लाभ लागत का 25% होने का मतलब हो गया कि 1/4, और मैंने आपको बताया था 1/4 + 1 कर दे तो 1/5 × 100 तो ये 20% राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए, विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस क्रय माइनस सकल लाभ, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये प्रारंभिक रहतिया के बराबर होता है। ठीक है, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ओपनिंग स्टॉक। आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के से संबंधित है? तो 149 जो है वो इससे संबंधित है, जबकि 148 का जो संबंध है वो इसके नियुक्ति से संबंधित है, और 150 में जो है वित्तीय अधिनियम दिए गए हैं। अगली बात करते हैं भैया, आग से 5,000 रुपए का स्टॉक नष्ट हो गया, जिसमें 3,000 रुपए का बीमा स्वीकार हो गया, 2,000 रुपए का लाभ हानि खाते में हस्तांतरण हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूर्वदत्त व्ययों के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। तो पूर्वदत्त व्ययों से जो है, जब पूर्वदत्त व्ययों का समायोजन के लिए प्रविष्टि की जाती है तो पूर्वदत्त व्ययों का समायोजन करने से क्या होता है? संपत्ति और आय प्रभावित होती है, संपत्ति और व्यय प्रभावित होते हैं, दायित्व और संपत्ति प्रभावित होते हैं। तो संपत्ति और व्यय प्रभावित होते हैं। असल में होता क्या है भैया कि जब पूर्वदत्त व्ययों का समायोजन करते हैं तो हमारे वास्तव में जो हमने खर्च पहले ही कर दिया है उसको उसमें समायोजित कर देते हैं। तो जितना पेड करते हैं उसको उसमें पिछले साल में एडवांस में पेड किए हुए को शामिल कर लिया जाता है और संपत्ति हमारी घट जाती है। पूर्वदत्त व्ययों का समायोजन करने पर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जब पूर्वदत्त को हम पीएडएल में ले जाते हैं तो वो हमारी संपत्ति को कम कर देता है, यानी 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। लघु कार्य का आशय है, तो लघु कार्य का आशय जो है वो अधिकार शुल्क का जो है क्या होता है? न्यूनतम किराए जब अधिक होता है और अधिकार शुल्क कम होता है तो उसे हम लघु कार्य राशि कहते हैं, यानी कि 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। दिवालिया लेखा डी, तो पूर्वाधिकार लेनदारों को शामिल किया जाता है। आगे देखिए, बीमा पॉलिसी से राशि 1 लाख है, 1,50,000 रुपये का जो रहतिया था उसमें से 90,000 रुपये का रहतिया जलने से बचा लिया गया, 60,000 का जलकर नष्ट हो गया, यानी हानि 60,000 की हो गई। 60,000 गुणा 1,50,000 अपॉन 1,50,000, ये आप जब करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि बीमे की राशि गुणा हानि की राशि अपॉन आग लगने की तारीख को ह्रास रहतिये का मूल्य। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे
तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे भैया। एक वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षण वर्ष भर किया जाता है उसे भैया चालू अंकेक्षण कहते हैं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण वर्ष के प्रारंभ में, मध्य में, कभी भी किया जा सकता है, और वार्षिक अंकेक्षण अंत में किया जाता है। जब खाते बंद होते हैं तभी वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं लेखा मानक 8 का संबंध, तो शोध एवं विकास से इसका लेखा 25 का सी हो जाएगा भैया। अगला देखिएगा, चिट्ठे के बनाने में अनुदारवादी प्रथा को लागू करने का परिणाम होगा। अनुदार प्रथा को लागू करने का मतलब क्या है भैया? कंजर्वेटिज्म को अगर हम करते हैं तो संपत्तियों का ड्यूड मूल्य होता है, यानी कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि हम लायबिलिटीज को ओवर वैल्यूड भी करते हैं, ये भी कंजर्वेटिज्म में आता है। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, अगला देखिएगा। ये दोनों हो सकते हैं और दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भवन खाता एक है वास्तविक खाता है। तो आगे देखिए, अदत्त किराया खाता है व्यक्तिगत खाता है, प्रत्येक विकलन डेबिट और क्रेडिट। तो ये भैया आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, ये कह रहा है कि व्यवसाय की संपत्ति इतनी है और दायित्व इतने है। तो सीधी सी बात है, पूंजी बराबर जो होता है संपत्ति में लायबिलिटीज जब घटाएंगे तो ये हमारा 17,195 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। तो ये सभी है, सभी तरीके की धोखाधड़ी का प्रयास करता है वो लगाने का पता। एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण जो है वो अंकेक्षक की फर्म और अंकेक्षक के द्वारा प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शाखाएं आकार में छोटी होती है उनके लिए जो है देवदार विधि अप्लाई की जाती है। विदेशी शाखा विधि जो है विदेशों में स्टॉक एवं देनदार विधि, जहां स्टॉक और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते, बड़ी संस्थाएं होती, वहां पर अप्लाई की जाती है। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। ये कह रहे हैं किराया क्रय अधिनियम को अधिनियमित की तरह लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए वो असल में 8 जून होना चाहिए। राइट आंसर इसका 8 जून होना चाहिए, 8 जून 1972। तो इसका जो है राइट आंसर 3 जून की जगह 8 जून कर लेना, ठीक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। तो ये गत वर्ष होता है, ठीक है भैया। अगला है एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण जो होता है वो सूचना का संप्रेषण होता है, ठीक है भैया। आगे देखिए, पेटेंट के नकदीकरण के लिए दी गई फीस, पेटेंट के नकदीकरण के लिए दी गई फीस। तो पेटेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है कि रिन्यूअल कराया जाता है। जब हम रिन्यूअल कराने के कोई खर्चे करते हैं तो वो हमारे आयगत व्यय होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय आगम व्यय है? तो आगम व्यय की पहचान करनी है, 36वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें ये एक पुरानी भवन की पेटेंट कराने की लागत जो है ये हमारी आयगत है, बाकी सब जो है पूंजीगत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संचय नहीं है? तो पूंजी संचय जो है वो कौन सा नहीं है भैया? इसमें से पूंजी संचय लाभांश समानीकरण कोष नहीं है, ठीक है। हाँ, लाभांश समानीकरण कोष। आगे देखते हैं,
किस संपत्ति पर ह्रास अनुमेय है, तो भाई पशु पर, चाय के पौधों पर, पेटेंट पर और ख्याति पर जो है एमोर्टाइजेशन होता है। वैसे एमोर्टाइजेशन पेटेंट पर भी होता है, लेकिन कभी कभी उसको हरासित कर दिया जाता है। ठीक है, हरासित भी कहते हैं, वैसे गलत ही है, ये पेटेंट भी हो सकता है। ठीक है, वे सभी उपाय जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू के नियंत्रण किए जाता है कहलाता है। प्रत्येक व्यवसाय जिसका जो है, तो ये क्या कहलाता है भैया, आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। आगे देखिए, सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने पर कार्यालय अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्न में से कौन अपने हस्ताक्षरों से रसीद जारी कर सकता है? तो ये सभी लोग जो है भैया अपने हस्ताक्षर पर रसीद जारी कर सकते हैं। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुदान ग्रहीता द्वारा निष्पादित बंद पत्र पर दे स्टैंप ड्यूटी किसके द्वारा वहन की जाती है? तो सरकार के द्वारा वहन की जाती है भैया। ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे 5,000 से अधिक की समस्त राशियों की रसीद पर रेवेन्यू टिकट लगाना आवश्यक है, परंतु निम्न में से किसके द्वारा मुक्त रखा गया है? तो देखिएगा, ये सभी के सभी जो है ऐसी कंडीशन से मुक्त है। ठीक, चाहे वो सरकारी की ओर से की गई रसीद हो, बिना प्रतिफल के राशि के किसी भी भुगतान के लिए रसीद हो, विभागीय खरीदों के लिए सरकारी कर्मचारियों के भुगतान हो, ये सभी के सभी इससे बरी किया गया है। अगला है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में पाई गई त्रुटियों को लेखों में शुद्ध कराने हेतु विवरण कौन से प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकार के माध्यम से महालेखाकार के अग्रेसित किया जाता है? तो देखिएगा, ये GA10 है। ठीक है भैया, ये GA10 है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी इज राइट आंसर। प्रत्येक कार्यालय में मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतान करता हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जाता है। तो 44वें का ये 21वां हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिएगा, कार्यालय के छुटपुट वियोग हेतु कार्यालय हेतु स्वीकृत स्थायी अग्रिम में से किसी कर्मचारी को दिए गए अस्थायी अग्रिम का लेखा किया जाता है? तो ये भैया रोकड़ पुस्तक के भुगतान पक्ष में लाल स्याही से किया जाता है। ये लाल स्याही की जगह लाल स्याही लिखा जाएगा। बी राइट आंसर इसका। आगे देखिएगा, सामान्य वित्तीय नियम संविधान के किस अनुच्छेद, तो मैंने भी बताया था कि जो सामान्य वित्तीय अधिनियम है वह अनुच्छेद 150 से संबंधित है। अगला देखिएगा, यह रहा निम्नलिखित में से एक मूल पत्र का चुनाव करना है। तो मूल प्रपत्र सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो बीजक है, जबकि डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, हस्तांतरण वाउचर ये टाइप्स ऑफ वाउचर है भैया। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वाउचर है, जबकि ये मूल प्रपत्र है। हाँ, आगे देखेंगे, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है भैया, एन ब्रैकेट बिगेट n+1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा किसी पर्टिकुलर संख्या का पदों का योग हो जाता है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है तो, बात याद रखेंगे, समांतर श्रेणी में है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है n ब्रैकेट शुरू n+1 अपॉन 2 करके निकालेंगे। तो ये 50 × 51 अपॉन 2 करेंगे तो 1275 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिएगा, ये कह रहा है दो संख्याओं का लेसे और वैसे 65 गुना है। तो भैया इसको सोल्व कर लेंगे। L बराबर 65H हो जाएगा, L बराबर 65 हो जाएगा, 65H हो जाएगा। अब L + H बराबर 1650 हो गया। L + H बराबर 1650, तो L बराबर अभी हमने निकाला 65H, तो जब आप 65H + H करेंगे तो ये 66H हो जाएगा। 66H बराबर 1650, जब H की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा भैया हमारा, H की वैल्यू करने पर 1650 को हम 66 से डिवाइड कर देंगे, 25 आ जाएगा।
तो एच की वैल्यू तो हाईएस्ट वैल्यू जो आएगी 25 आएगी, वैसे हमारा 25 आ जाएगा। तो ले से बराबर हमारा 25 गुणा 65 करेंगे तो 1625 आ जाएगा। और दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र है हमारा ले से गुणा बे से बटे पहली संख्या। तो 1625 गुणा 25 बटे 125 सिंप्लीफाई करेंगे तो 325 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे देखिएगा स्टैंडर्ड वस्तुओं पर जीएसटी। तो स्टैंडर्ड वस्तुओं पर जीएसटी जो है वो 12 से 18%, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा कानूनी अंकेक्षक किसके लिए आवश्यक है। तो कानूनी अंकेक्षक जो है वो लोक सीमित कंपनियों के लिए, ये 28% गलत लिखा हुआ है, ये लोक सीमित कंपनी आती, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे लेखांकन प्रवाह 19 का संबंध पट्टे से है भैया। अमूर्त संपत्ति लेखा मानक 26 से है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए हानि का आकलन करना लाभ तब तक जब तक ना हो जाए उनको लेखाबद्ध नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत रूढ़िवादिता है, यानी कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस भी कहते हैं इसको। संसद का व्यय किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो संसद का व्यय जो है वो किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है, वो होता है भैया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है यदि पूंजी 50,000 रुपये, दायित्व 30,000 रुपये, स्थायी संपत्ति 30,000 रुपये, तो चालू दायित्व कितने होंगे। तो एक बात है, टोटल एसेट्स इक्वल टू जो होता है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के होता है। अब करंट नहीं दे रखी है हमें तो फिक्स दे रखी है। तो करंट प्लस फिक्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स प्लस 70,000 बराबर 50,000 प्लस 30,000, ठीक। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट एसेट्स प्लस 70,000 बराबर 80,000, और जब करंट एसेट्स बराबर लेके तो 80,000 में से 70,000 घटा देंगे तो ये 10,000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक नहीं करता। तो अंकेक्षक जो है लेखा पुस्तकों में लिखने का कार्य नहीं करता भैया। 56 का बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं एक अंकेक्षक जो है वो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। अंकेक्षक की जो कंडीशन है वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। ये कहा गया था किंगस्टन एंड कॉटन मिल्स कंपनी 1885 में, ठीक है, कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, एक भक्षक कुत्ते के समान नहीं है, ठीक है भैया। अगले देखिएगा तो इसका जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टॉक तथा देनदार प्रणाली में शाखा द्वारा अर्जित लाभ के लिए कौन सा खाता होता है। तो लाभ हानि शाखा संयोजन खाते में लाभ हानि को समायोजित किया जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी निधि की प्राप्ति अभिरक्षा एवं भुगतान के मामले में नियम कोषागार के पूरक है, इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा भैया 59 में जो है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, नियम फर्स्ट यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वित्तीय लेखा नियम दो किससे संबंधित है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम दो, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब की सब लेखा नियम दो में दी गई है। किस सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अंतर्गत संदेह का निराकरण किया जाता है। संदेह मतलब डाउटफुल, ठीक है भैया। तो किसके अंतर किया जाता है, तो ये नियम 34 है, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया मशीन का उधार विक्रय किस प्रमाणक द्वारा लेखांकित किया जाता है। तो मशीन का उधार जो होता है वो हस्तांतरण वाउचर या इसको हम नॉन कैश वाउचर भी कहते हैं भैया, ठीक है। आगे देखेंगे कोषागार में किसी भी प्रकार की हानि की सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। यदि 2,000 रुपये से तक की हो तो महालेखाकार को सूचना देना आवश्यक नहीं है जब तक कि विस्तृत जानकारी ना हो। तो ये नियम 20 में किया गया है भैया, ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा ये कह रहा है विभाग अध्यक्ष किसी भी जुर्माने की माफी संबंधी सूचना हर वर्ष जून की पहली तारीख को
GS16 प्रपत्र में भरकर महालेखाकार को भेजेगा। विवरण में 500 रुपये से कम की छूट या माफी को सम्मिलित नहीं करेगा। तो ये किस नियम में दिया गया भैया? तो ये नियम 39 में दिया गया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक लागत निर्धारण तकनीक है। तो ये लागत नियंत्रण की एक तकनीक है। 65 का बी हो जाएगा भैया। ठीक है, ओके, ये आपका फाइनल हो गया। इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात होती है। तब तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।